डाउट्स बेटा आपके क्वेश्चन नंबर दोबारा बोलना। सर Sir, 7th, 8th. 9th. 6th. Sir, 7th. बस यही है ना आपके डाउट? 10th. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बोलना बेटा, किसके पास है स्टेटमेंट? क्वेश्चन नंबर 6। The resultant vector of vector P and Q is R. On reversing the direction of vector Q, the resultant vector becomes S vector. Show that R square plus S square is equals to 2P square plus Q square. ओके, हमें कह रहे हैं कि P और Q का रिजल्टेंट वेक्टर है R। यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यस और नो? ये यही स्टेटमेंट बनेगा। Yes sir. फिर वो ये कह रहा है कि E वेक्टर ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ Q, Q की डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दी। जैसे आपने Q की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, जैसे मान लो ये वेक्टर P था और ये वेक्टर Q था, इनके बीच में एंगल क्या था? थीटा। अब अगर मैं Q की डायरेक्शन को रिवर्स करूंगा, Q की डायरेक्शन रिवर्स करूंगा तो इधर आ जाएगी। अब ये एंगल कितना हुआ इनके बीच में? 180 माइनस थीटा। समझ रहे हो ना इस बात को? पहले Q इधर था, Yes sir. पहले Q इधर था तो एंगल कितना था? थीटा। अब आपने Q को कर दिया रिवर्स। रिवर्स करने का मतलब डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब ये एंगल थीटा ना होकर कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। और इसका रिजल्टेंट कितना बताया हमें? S। तो S का स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 180 माइनस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी? No sir. No, sir. इतना ट्रिग्नोमेट्री सबको पता होना चाहिए। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, होता है ना ये। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब इन दोनों इक्वेशन में से अपने को, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ, ऐड इसलिए करना है क्योंकि हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। हाँ, प्रूव करना है। आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ना, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी। यही आपको प्रूव करना है। हेंस प्रूव। क्या ये समझ में आ गया सबको? Yes. Yes, sir. Yes. sir. इसका डाउट था उसको क्लियर है? Yes sir. ओके बेटा, तीन क्लियर कर दूं या नोट कर रहे हो अभी? Clear Sir, कर दो, note कर रहे. सब नोट कर लो। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेता हूँ। कर दूं क्लियर अब? Yes sir. Yes sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है हमें, टू इक्वल फोर्सेस, मैं मान लेता हूँ दो इक्वल फोर्सेस है F एंड F। टू इक्वल फोर्सेस हैव द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, इनके रिजल्टेंट का स्क्वायर। वैसे रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होता है? F स्क्वायर 2F स्क्वायर थीटा। Cos theta. लेकिन इसने कहा है कि इनके रिजल्टेंट का स्क्वायर 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट।
ऐसी स्टेटमेंट गिवन है, ये आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। दिस इज द स्टेटमेंट विच इज गिवन। Yes, sir. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा 2f² Plus 2f² cos theta. थीटा। इधर क्या बनेगा बेटा? 3f square. सर उधर -1. 2f² cos थीटा, और ये वाला 2f² इधर जाके f² -1. f² से f² कट जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/2. थीटा कितना होगा? 60 60 degree. यही आंसर है बेटा। Yes. नोट कर लो, नोट कर लो, जिसका डाउट है वो नोट कर लो। सर डाइन क्या होता है? dy यानी नहीं 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है सर। डायन यूनिट होता है बेटा फोर्स का सीजीएस यूनिट। फोर्स का सीजीएस यूनिट डायन होता है। ओके सर। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डायन। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. क्लियर कर दो, स्क्रीन को क्लियर कर दो। Yeah, कर दो Yes, sir. sir. Yes, sir. नाउ आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन द एंगल बिटवीन, ये बेटा ये वाला क्वेश्चन ना पॉलीगन लॉ के ऊपर है, एक बार छोड़ दो इसके ऊपर लिख दो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। ये अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो 8 को आप एक बार छोड़ दो। उसके बाद आप कौन सा कह रहे हो? 9th. The 10th. 9th ले लेते हैं। एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस, अब फोर्सेस कौन सी है? एक फोर्स F1 को मैंने ले लिया P प्लस क्यू, और दूसरी फोर्स को उसने दिया हुआ है P P माइनस। -Q. इनका रिजल्टेंट वेक्टर अपने को दे दिया 3p² प्लस q²। रिजल्टेंट वेक्टर इज 3p² प्लस q²। तो मैं इक्वेशन क्या लगा सकता हूँ? मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ r² F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। और हमसे क्या पूछा गया था? एंगल। आप सबकी वैल्यू पुट कर दो। r का स्क्वायर क्या होगा? 3p square square plus plus q square. square. F1 का स्क्वायर पूरा स्क्वायर करेंगे, P 20 लगा square plus q square plus 2p. प्लस 2p F2 का स्क्वायर P square plus q स्क्वायर square प्लस q minus स्क्वायर 2p. माइनस Minus 2p। 2pq. और माइनस वाला करते हैं। है ना? और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ द p स्क्वायर माइनस माइनस q square. और साथ में cos थीटा। अब तो ये कट जाएगा इसमें। ये p स्क्वायर, ये p स्क्वायर, 2p स्क्वायर ये कट जाएगा। ये 2p स्क्वायर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो p स्क्वायर बचेगा। फिर ये क्यू स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर मिलके 2q स्क्वायर। लेफ्ट साइड में माइनस जाएंगे तो q square. माइनस का क्यू स्क्वायर। इधर क्या है? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर cos थीटा। तो 60 आ गया। ये आपस में कट गए ना ये सारे। यस सर। तो 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? cos 60। तो एंगल इज 60 डिग्री। एंगल इज 60 डिग्री। बेटा नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है तो बच्चे नोट कर लो। शुरू कर दो।
Sir, done. Done. Sir, done. नेक्स्ट डाउट बोलो बेटा। Sir, 10. क्वेश्चन नंबर 10 Yes. ट्राई किया ना सबने? Yes. Yes, sir. इस क्लास के बाद आप अपना जिसने भी ट्राई किया है उसकी पिक्स मुझे भेजना अपने अपने मेरे अकाउंट पे, पर्सनल पे भेज देना, चाहे ग्रुप में भेज देना। जो भी वर्क आपने किया है, चलो Yes, sir. क्लास के जस्ट बाद आपकी क्लास हो सकती है, आप इवनिंग 5 o'clock तक जो डाउट्स लिए हैं उसको भी करके मुझे सेंड कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 रब कर दो ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट इज, एक मिनट में निकाल लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है हमें द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल। तो डायग्राम बना लिया करो बेटा। तो इक्वल फोर्सेस है, एक को एफ ले लो, एक को एफ ले लो, और इनके बीच में जो एंगल है थीटा वो हमें कितना दे दिया, 90 डिग्री। फिर वो ये कह रहे हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज, रिजल्टेंट की वैल्यू दे दी, दैट इज 1.414। डायन तो यूनिट होता है बेटा, आंसर डायन में ही चलेंगे। दो तरह के यूनिट होते हैं फोर्स के, एक न्यूटन सीजीएस के अंदर, सॉरी एसआई के अंदर, और एक डायन। सर उसमें पॉइंट ही नहीं है सर। 1 है ना, पॉइंट नहीं है। सर 1414 ही है। अच्छा, पॉइंट नहीं दिया हुआ क्या इसने? नो No, सर, sir. पॉइंट नहीं। No, sir. पॉइंट नहीं है तो फिर हमारा भी पॉइंट नहीं है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर Self scared. प्लस 2f स्क्वायर cos 90, और cos 90 जीरो, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर बन जाएगा सिर्फ 2f स्क्वायर, तो ये सारा जीरो हो गया। और रिजल्टेंट अपने को गिवन कितने, 414, तो f की वैल्यू आ जाएगी 14, रिजल्टेंट का स्क्वायर करना है यार। अब 1414 बाय रूट 2 चेक करो, यही सर आएगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या कह रहे हो? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सबको नहीं आ Sir, रही? clear है। सर आ रही है। आ रही है बेटा, आपका नेटवर्क चेक करो। सर 1000 आ रहा आंसर। आंसर 1000 ही आएगा ना। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41। 414. यहाँ पुट कर दो 1414, 1.414, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1009। क्या ये समझ गए सब लोग? Yes. यस सर। Sir. दोबारा बताऊं क्या? No, sir. हाँ, ये देखना टू, No, sir. यहाँ से देख लो, आर की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आर स्क्वायर क्या हो गया, दिस वन। जब मैं इस 2 को नीचे लेके जाऊंगा और अंडर रूट करूंगा तो ये इसका स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर इज दिस। ओके, रब कर दो इसको। Yes. Yes, sir. Sir. यस सर। यस बोलो। सर फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन तो हो गया सर, उनमें सर एंगल नहीं निकला तो हुए नहीं ना बेटा, ऐसे बोलो। सर। सर अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, वो अभी नहीं करोगे बेटा आप। अभी अपना आंसर आप टेंजेंट इनवर्स में छोड़ो, अभी आपने डिग्री और मिनट में नहीं बना पाओगे। एक दिन मैं सिखाऊंगा आपको, उसके लिए एक टेबल की जरूरत पड़ती है, टेबल जो कि आपकी सेकंड वॉल्यूम जो बुक होगी उसके पीछे होता है, बैक साइड में। ऐसे केमिस्ट्री की कुछ किसी भी बुक के लास्ट में होता है लॉग टेबल, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है डिग्री मिनट में। आप अपने आंसर को इनवर्स में छोड़ दो, इसीलिए मैच नहीं कर रहा आपका आंसर इससे। आप अपना आंसर टेंजेंट इनवर्स में छोड़ दो बेटा। किसमें छोड़ दो? टेंजेंट इनवर्स में। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर।
ओके, एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा बोलो। सर 1000 डाइन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने आपको बताया हुआ है 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो 1 डाइन 1/10 की पावर 5 न्यूटन के बराबर होगा। तो 1000 डाइन 1000 अपॉन 10 की पावर 5 न्यूटन के इक्वल होगा, विच इज 10 रेज टू पावर माइनस। -2 बट इस क्वेश्चन को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको डाइन में ही आंसर दे दो। कुछ पूछना है किसी को? बताओ। नहीं, नो सर, कहाँ तक दिए थे मैंने क्वेश्चंस? 4 to 10। 4 to 10। इसमें से पहले 2 करने नहीं थे, बाकी आपने डाउट ले लिए। 4 और 5 ही आपने किया, इसका मतलब क्योंकि आपका डाउट 6 भी था, 7 भी था, 8 भी था, 9 भी था और 10 भी था। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, डाउट हो सकते हैं। 2 ही थे सर मेरे। नेक्स्ट टाइम डाउट नहीं होने चाहिए। अगला टॉपिक नोट करो सब बच्चे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा ना, वैसे आपने पैरेललोग्राम लॉ करना है। एग्जाम के अंदर आपको 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इन दोनों में से एक लॉ पूछते पूछते। तो व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ध्यान से समझना इसको। स्टेटमेंट लिखने से पहले इसका कंसेप्ट समझ लो सभी बच्चे। इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर या कोई 2 वेक्टर किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और आप उनको पैरेललोग्राम की 2 साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उनको पैरेललोग्राम की 2 साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे ये पैरेललोग्राम है, इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। तो ये जो बीच में रिजल्टेंट होगा ना, डायगोनल, दिस डायगोनल will give the resultant of these 2 vectors in magnitude and in direction। कल जो हमने किया था उसमें पैरेललोग्राम नहीं था, ट्रायंगल था। अब यहाँ जो हम कर रहे हैं वो ट्रायंगल नहीं है, वो क्या है? पैरेललोग्राम। तो एक बार स्टेटमेंट को ना, स्टेटमेंट अच्छे से याद करनी है। मैं अभी लिखूंगा बोर्ड पे आपकी स्क्रीन पे, और आपने साथ साथ माइंड में रखना है। लिखिए स्टेटमेंट को। इट स्टेट्स दैट साथ साथ लिखना बेटा मेरे। इफ 2 vectors acting on a body are represented by the, यहां तक तो हमने कल भी लिखा था ऐसे, by the 2 adjacent sides। एडजेसेंट साइड्स होती है बिल्कुल साथ साथ वाली। जैसे ये पैरेललोग्राम की 4 साइड है, ये दोनों साथ साथ वाली है। It states that if 2 vector acting on a body are represented by the 2 adjacent sides of a parallelogram, मैं पैरेललोग्राम को ऐसे लिख रहा हूँ, of a parallelogram in magnitude and in direction। यहां तक लिख लिया सबने? Yes, sir. Then the resultant
of these vectors is given by the diagonal of the parallelogram in magnitude and in direction. इसको आप नोट करो, in magnitude and in direction. एक बार फिर से सुनोगे, फिर मैं आप में से सुनूंगा किसी से। अगर कोई दो वेक्टर, देखो स्टेटमेंट को ना स्प्लिट किया करो। अगर कोई दो वेक्टर किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और उसको हम किसी भी पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन, तो ये आपकी फर्स्ट हाफ हो गया। इफ के बाद देन लगता है ना, तो इफ वाली स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट हाफ होगी और देन वाली स्टेटमेंट आपकी सेकेंड हाफ स्टेटमेंट होगी। अच्छा, इफ ये रहा ना बेटा, यहाँ इफ है, तो इट स्टेट दैट, तो स्टेटमेंट है। इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड भी लिख सकते, जैसे कल लिखा था। अंडरस्टूड है कि सेम काइंड के ही होंगे, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऑफ सेम टाइप। इफ two vectors of same type acting on a body are represented by the two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and in direction. Yes. Then the resultant. सर यहाँ पे सेम टाइप से क्या मतलब है? सेम टाइप से मतलब ये है कि अगर एक फोर्स है तो दूसरी भी फोर्स होनी चाहिए। ये ना हो कि एक फोर्स है और दूसरा कुछ और हो, मोमेंटम हो, फिर नहीं लगेगा। ये सेम टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए दोनों, ये मतलब है। गेटिंग इट? इफ टू वेक्टर ऑफ सेम टाइप, कल भी तो बताया था मैंने ट्रायंगल लॉ में सेम टाइप, लास्ट लेक्चर में। इफ टू वेक्टर ऑफ सेम टाइप एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर रिप्रेजेंटेड by the two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and in direction, then यहाँ से सेकेंड हाफ शुरू होता है स्टेटमेंट का। The resultant of these vectors is given by the diagonal of the parallelogram in magnitude and in direction. किसको याद होगी? सर मेरे को। सर मेरे को। सर मेरे को, सर विकास, सर पिंकी। वानी। चलो विकास से शुरू करते हैं। विकास से, विकास आप बताओ। it states that if two sides, if the two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and in direction, then the diagonal of the parallelogram will represent the resultant of these two vectors in magnitude and in direction. Very good. Anybody else? सर कनिका। सर पिंकी। सर हर्षिता। Okay, वानी। Harshita. Sir, it states that if two vectors acting on a body are represented by the two adjacent sides of a parallelogram in a magnitude and in direction, then the resultant of these vectors is given by the diagonal of the parallelogram in magnitude and in direction. Very good. Shabash. Next. वानी। वानी। दिया। चलो स्नेहा। वानी आप सुनाओ। It states that if two vectors acting on a body are represented by two adjacent sides of parallelogram in magnitude and in direction, then resultant of these two vectors is given by diagonal of parallelogram in magnitude and in direction. Very good. Okay, Jasmine. Jasmine से सुन रहा हूँ मैं।
Resultant is represented by the diagonal. चलो कोई बात नहीं। और कोई भूल गए? सर नव्या। सर पिंकी। अभिलाष। सर दिया। नव्या जल्दी से बोलो। भारत। So it states that if two vectors acting on a body are represented by adjacent sides of a parallelogram in magnitude and in direction, then the resultant of these two vectors is given by the diagonal of the parallelogram in magnitude and in direction. Very good. पारस। पारस। So it states that if two vectors acting on a body represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then the result of the two vector Then resultant of the vector is given by diagonal of parallelogram in the direction and magnitude. ओके ओके ठीक है। सबको आ गया ना ये समझ में अब? Yes, sir. यस सर। अब आप इसका प्रूफ करेंगे जैसे कल किया था, डेरिवेशन प्रूफ। तो लेट अस कंसीडर, कल मैं लिखवाऊंगा बेटा प्रूफ आपसे दोनों के, ट्राइंगल का भी और इसका पैरेललोग्राम का भी। कंसीडर टू वेक्टर्स A and B acting on a body are represented by the two adjacent sides PQ and ये वाला पैरेललोग्राम बना लेंगे ना, बना ही देता हूँ मैं इसको ओ क्यू कर दे, ओ पी कर देता हूँ, ओ पी और इसको कर देते हैं आप ओ क्यू। कंपटीशन वालों ने किया हुआ है, फिर भी देख लो आप। तो मैंने क्या लिखा, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ओपी एंड ओ क्यू ऑफ पैरेललोग्राम। ये मैंने पैरेललोग्राम बना दी ऑफ पैरेललोग्राम OPSQ in magnitude and in direction। बना लो बेटा डायग्राम से। ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल भी लेट कर लो थीटा। लेट थीटा बी द angle between vectors, angle between vectors। अब जो इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला रिजल्टेंट डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, इसको मैं रिजल्टेंट आर ले लेता हूं। तो लेट आर बी द, जो चीज आप बनाते हो ना एक्सप्रेशन में लिखनी पड़ती है ऐसे, रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स represented by OS in magnitude and in direction, in magnitude and in direction। कर रहे हो साथ साथ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब ना ये बिल्कुल आपका कल वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। कैसे?
अगर ये वाला वेक्टर बी है ना, तो पैरेलल में ये वाला वेक्टर भी बी होता है। पैरेलल में अगर आप सेम साइज का कोई वेक्टर लेते हो सेम डायरेक्शन में, तो वो भी बी बन जाता है। जैसे ये ए है, तो पैरेलल में ये वाला वेक्टर भी क्या बन जाएगा, इसी डायरेक्शन में ए बन जाएगा ना। तो कल हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में। Yes, sir. तो वही सेम अब एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम होने वाला है। लिखिए ड्रॉ परपेंडिकुलर SM from S on OP produced। आगे की लैंग्वेज भी सेम होगी और एक्सप्रेशन भी सेम हो जाएगा। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला, तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ये थ्योरम्स तो आप 10th में पढ़ के आए। ये अगर दो लाइंस है, उसको कोई एक लाइन कट करती है, तो ये एंगल दोनों बराबर होते हैं ना, यस और नो। Yes, sir. तो ये Yes. एंगल भी थीटा हो गया। अब जो एक्सप्रेशन बचा है ना, बिल्कुल सेम बचा है जो आपने कल किया। तो मैं लेफ्ट पार्ट को इरेज कर दूं, इधर जो मैंने कंसीडर किया, Yes, sir. ताकि मैं एक्सप्रेशन कर पाऊं यहाँ। अब आप हेडिंग बना लो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, सब हेडिंग बना लो। अब इस ट्रायंगल में देखो, कौन से ट्रायंगल में, OMS, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMS, OS का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ, OM को तो मैं लिख सकता हूँ OP प्लस, जिन्होंने लास्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज किए उनके लिए अब ये एक्सप्रेशन में कुछ नहीं बचा। इसको इक्वेशन 1 कर दो। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल PMS, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा होगा SM by PS. B कर दो बस तो PS Yes. है वो वेक्टर B Yes, sir. के बराबर है, which means SM is equal to B sin B theta। sin theta. सिमिलरली cos थीटा, cos थीटा अपने पास क्या बनेगा, PM by B. B। सेम चल रहा है ना जो अपन ने परसों किया था। Yes, sir. ठीक, अब आप क्या करो, इक्वेशन 2 3 को 1 में पुट करो, यूजिंग इक्वेशन 2 3 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 and equation 3 in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो OS का स्क्वायर OP प्लस PM की जगह पे क्या आ गया, B cos theta. B cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा का स्क्वायर। एक किस्म से आपका पिछला लेक्चर ही रिपीट हो रहा है। पुटिंग OS इक्वल टू R एंड OP इक्वल टू A इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4। तो ये क्या बनेगा, R स्क्वायर A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा का स्क्वायर।
यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास बचेगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं किसको कॉमन ले लूँ, सर बी को बी स्क्वायर को, B बी square. स्क्वायर, यस सर बी। अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, वो 1 होता है, सेम ही है। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या आ गया, इसलिए जो आपने एक्सरसाइज की है वो भी सेम ही होगी। फिर आपके रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं आया, चाहे आप ट्रायंगल लॉ यूज करो चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, फॉर्मूला इज सेम बट मेथड्स आर डिफरेंट। तो न्यूमेरिकल करते वक्त आप किसी से भी कर लो, ट्रायंगल से कर लो, क्योंकि ये देखो ये वाला पैरेलल में यहाँ पर मैं ले गया था। अगर मैं इतना हिस्सा रब कर दूं ना, अगर मैं इतना पार्ट रब कर दूं तो ये देखो कल वाला ही लास्ट लेक्चर में नहीं आ गया हूँ, यही तो किया यस हमने, यही तो काम किया। बट वो था ट्रायंगल लो, अब मैं इस हिस्से को रब नहीं करूंगा, बट आपको समझाने के लिए किया था मैंने। ये आपके पास पैरेलल है, तो कर सकते हैं बच्चों इसको। यस सर। अब Yes, sir. अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन, इसमें ये एंगल अल्फा ले लो सेम, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। पूरा पेज रब कर दूं क्या एक बार, यस सर। Yes, sir. इतना ही करते हैं ताकि डायग्राम और बाकी वैल्यू सामने रहे। वही कुछ करना है जो ट्रायंगल लॉ में किया है, और तो कुछ नया तो है नहीं उसमें। दोनों प्रूफ आप एक साथ तैयार कर सकते हो, और एक पक्का आता है आपके एग्जाम में 101%, चाहे कोई भी स्कूल हो आपका। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMS, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर SM बाय OM। इसको लिख सकते हैं SM बाय OP प्लस PM। इक्वेशन नंबरिंग ये इसको 5 कर लो, जो रिजल्ट आया था ये इक्वेशन 6 होगी। और यूजिंग 2 and 3 in 6, यूजिंग 2 and 3 in 6, तो टेंजेंट अल्फा इज सेम, SM की जगह पे क्या आ जाएगा, B sin theta. OP की वैल्यू भी पुट कर लो यार, A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। तो यहाँ से आपको अल्फा निकाल के दिखाना है, क्या टेंजेंट लिखोगे इनवर्स अल्फा। बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी को। तो आपको ना आपका पिछला लेक्चर ही रिवाइज हो गया आज, लेकिन ये दोनों अलग अलग आर्टिकल है और आपको दोनों को प्रिपेयर करना है कल के लिए। अल्फा इज दिस, टेस्ट नहीं है, कल राइट अप करवाऊंगा, वीडियो ऑन करवाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। जिसका वीडियो ऑन नहीं हो सकता वो अपने पेरेंट्स से बात करवा देना, या वो एक दिन लैपटॉप के साथ मोबाइल भी कनेक्ट कर लेना, हो सकता है मोबाइल कनेक्ट है। तो मैं वीडियो ऑन करवा के पहले 10 मिनट में राइट अप लिखवाऊंगा आपसे सभी से। मैं एक ही लिखवाऊंगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, चाहे मैं ट्रायंगल ला चाहे पैरेललोग्राम। कुछ बच्चों को ट्रायंगल बोल सकता हूँ, कुछ को पैरेललोग्राम भी बोल सकता हूँ। तो इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes. ओके ओके। अब आप क्या करो, अब आप ये करो, इसको तो कर देते हैं रब। तीसरा एडिशन का लॉ है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ये कंपटीशन में नहीं किया हुआ आपने। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ वेक्टर वेक्टर में डेरिवेशन है। इसकी स्टेटमेंट को समझ लो।
मान लो एक बॉडी पर कुछ वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, पहले समझ लो फिर लिखेंगे। जैसे एक वेक्टर सेम टाइप के वेक्टर है ए, एक वेक्टर ये है, ये लाइनें सीधी लगानी है, मेरे से पेन से लग नहीं रही है। बी सी डी ई, मैंने 5 वेक्टर ले लिए, एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इन 5 वेक्टर को किसी पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट करूं, जैसे ए को बिल्कुल पैरेलल में उठाया मैंने, सेम, ना तो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज किया ना इसकी डायरेक्शन। फिर वहीं से बी को ले लो, जहां ए खत्म हुआ ये लाइन सीधी है, इसको सीधी लगा देता है। वहीं से आप वेक्टर बी को ले लो, अब वहीं से आप वेक्टर सी को ले लो। एक बॉडी पर जब बहुत सारे वेक्टर एक्ट करते हैं, उन वेक्टर को अगर किसी पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट करे, यहीं से आप डी को ले लो। डायरेक्शन सेम रख रहा हूं मैं देख के, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बट आप समझो कि सेम ही है। डी, ई वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है, ई वेक्टर को मैंने नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर एक बॉडी पर बहुत सारे वेक्टर एक्ट कर रहे हैं और उनको मैं किसी पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कौन सी साइड से? ओपी, पी क्यू, क्यू एस। इसमें मैं आर इसलिए नहीं लेता होता ओपी क्यू के बाद, क्योंकि आर मेरे रिजल्टेंट में आएगा तो कंफ्यूजन ना हो जाएगा। एस टी एंड टी, मैंने इन वेक्टर को किसी पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट कर दिया इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। तो ये जो लास्ट में जो साइड बची है ना, ये वाली जो है नहीं हमारे पास, जिसको मैं मीट कर रहा हूं ऐसे अलग कलर से, क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर will represent the resultant of given vector, will represent the resultant of given vector in magnitude and in direction। देखो ये लो ना ट्रायंगल लो की तरह है, बस ट्रायंगल लो में 2 वेक्टर थे, तो क्लोजिंग साइड ये नहीं होगी थी तीसरी, इसमें 2 से ज्यादा है। अब ना डेफिनेशन आप ही बनाना, मैं सिर्फ आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, देखते हैं कौन करेक्ट डेफिनेशन देगा इसकी स्टेटमेंट। मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर एक बॉडी पर बहुत सारे वेक्टर एक्ट कर रहे हैं और उनको किसी पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट करे इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन, तो जो क्लोजिंग साइड होगी, क्लोजिंग साइड वो इनका रिजल्टेंट होगी इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ओके, जैस्मिन स्टार्ट करो स्टेटमेंट। एक बार जैस्मिन कोशिश कर रही है, बोलो, यही बोलो सीधा, लाउडली बोलो। इफ नंबर ऑफ वेक्टर acting on body is represented by sides of a polygon in magnitude and in direction, and the resultant of vectors are represented by the closing side, by the closing side of polygon in magnitude. very good, शाबाश। Sir, Bhavya, हाँ भव्य बोलो। if the number of vectors are acting on a body with a magnitude and a direction, then the closing sides of the vectors are represented as a resultant in magnitude and direction. देखो थोड़ा सा गलत है भव्य, पहले तो हमें स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। लिख लो सब बच्चे, एक बार लिख लो। इट स्टेट दैट इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, ये मैं हर बार लिख पा रहा हूँ, आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी are represented by the
sides of a polygon in magnitude and in direction taken in the same order. Then the closing side of the polygon will represent the resultant of vectors in magnitude and in direction taken in opposite order. ये कंप्लीट होती है आपकी स्टेटमेंट। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है जो ट्रायंगल लॉ में है, ध्यान से देखो। बस वहां पर क्या था, इफ नंबर ऑफ वेक्टर की जगह पे थे 2, इफ 2 वेक्टर्स, ये था वहां, ऑफ सेम टाइप आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स, पॉलीगन की जगह पे ट्रायंगल था, ऑफ ए ट्रायंगल in magnitude and in direction taken in the same order, यहाँ तक सेम है। Then the closing की जगह पे थर्ड साइड थी बस, क्योंकि 3 ही थी ना उसकी, तो यहाँ तो 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। Then closing side of the triangle था वहाँ, यहाँ polygon है, will represent the resultant of given vectors in magnitude and in direction taken in the opposite order। बिल्कुल as such statement है बेटा, जो आपने ट्रायंगल लॉ में पढ़ी थी, जो आपने किस में पढ़ी थी, ट्रायंगल लॉ में। यहाँ तक कुछ पूछना हो किसी को? नो सर, नहीं पूछना। टाइम अब ऑलमोस्ट होने वाला टाइम है बेटा, अगर मैं इसका प्रूफ पकड़ूंगा तो पूरा नहीं होगा, तो प्रूफ मैं इसका कल लूंगा। आप कल के लिए होमवर्क कुछ नहीं है ज्यादा, सेम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी ट्राई करना है, 2 भी ट्राई करना है। एक क्वेश्चन बीच में 8 था, होंगे नहीं शायद, आपसे डाउट हो सकते हैं, बट एक बार कोशिश करना। और 11 के बाद जितने भी इसमें दिए हैं सारे आपने ट्राई करने। कल मैं ये तीनों स्टेटमेंट फिर से सुन लो, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगन लो, इन तीनों की स्टेटमेंट और इन दोनों में से कोई एक प्रूफ लाइव क्लास में लिखवाऊंगा मैं आपसे, लाइव क्लास। आप जिस कॉपी पे लिखोगे उस पे आपका कैमरा फोकस होगा, बट ये ना हो कि बुक कहीं सामने खुली हो, ये भी ध्यान रखना। कभी भी कह सकता हूँ पेरेंट्स को भी चेक करो, इसलिए अपने लिए पढ़ना है बेटा, ईमानदारी से पढ़ना है। कोई बात नहीं, नहीं लिख पाओगे तो दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे, बट चीटिंग वाली स्टडी नहीं चाहिए मुझे। मार्क्स कम आ जाए मैं अपने आप इम्प्रूव करवा दूंगा आप, अगर आपने देख के काम किया उसका कोई फायदा नहीं, चाहे किसी भी टेस्ट में। दिस इज ऑल फॉर द डे बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. you, sir. ओके बेटा, बाय। Thank you, sir.